हेलो प्यारे बच्चों, वंस अगेन हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा करंट डेंसिटी के बारे में, है ना। उसके पहले हमने क्या सीखा, हमने सीखा भाई ड्रिफ्ट स्पीड सीखा, फिर रिलेशन सीखा करंट डेंसिटी करंट और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच में, है ना। तो मैं इन चीजों को जो हमने सीखा था अपने लास्ट लेक्चर में उसको इधर साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, एक चीज हमने क्या सीखा भाई कि ड्रिफ्ट स्पीड जो होता है वो ई बाय एम इंटू टाउ होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करूं तो। फिर दूसरी चीज हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि आई बराबर क्या होता है, एन ई ए वी डी होता है। और फिर तीसरी चीज जो हमने सीखा वो सीखा कि जो करंट डेंसिटी होता है वो आई अपॉन ए होता है। ठीक है, करंट डेंसिटी जो होता है वो आई अपॉन ए होता है। आगे बात समझ में आपको। चलिए अब हम ये सीखेंगे कि करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड में क्या रिलेशन है। ठीक है, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड में क्या रिलेशन है ये सीखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए तो बेटे चूंकि या हेडिंग डाल देते हैं पहले, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी यानी J एंड ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, इनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो सिंस वी अंडरस्टूड J इक्वल्स टू I अपॉन A, और बेटे पहले ही हम सीख चुके, देखो उसका सेकेंड स्टेप क्या है, I इक्वल्स टू कितना होता है, NEAVD होता है। तो देयरफॉर J इक्वल्स टू I के बदले क्या रख लूं, NEAVD अपॉन A। सो बेटे दिस A एंड दिस A गेट्स कैंसिल, तो J इक्वल टू क्या आया, NEVD आया। तो ये एक रिलेशन आया J और VD के बीच में। ठीक है, J और VD के बीच में एक रिलेशन आया। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं बेटा, और क्या लिख सकते हैं, J इक्वल्स टू NE और VD का देखो क्या रिलेशन है, VD का रिलेशन है भैया E बाय M टाउ। अच्छा ये फिर ये यहाँ तक रहने दो। ठीक है, ये एक टॉपिक हो गया हमारा कि भैया J और ड्रिफ्ट स्पीड में यानी क्या बोलते हैं करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट स्पीड में क्या रिलेशन है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन देम। अब हमें क्या करना है, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है वो देखना है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक वी कैन टेक रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का E हो गया बेटा, करंट डेंसिटी का J हो गया, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो बेटे सेंस अभी देखो आपके पास क्या आया है, J इक्वल्स टू NEVD और VD इक्वल टू क्या है, तो ये है आपके पास E बाय M टाउ। देयरफॉर J इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटे, NE और VD के प्लेस पे हम रख लें E बाय M टाउ। सो ये हो जाएगा बेटे NE स्क्वायर बाय M टाउ इंटू E। ठीक है, J इक्वल्स टू NE स्क्वायर टाउ बाय M इंटू E। दिस इज द रिलेशन बिटवीन J एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। J और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ये रिलेशन आ रहा है। अब एक चीज देखो बेटे, यहां पर N क्या चीज है ना। अगर मैं बोलूं कि N क्या चीज है तो आप क्या बोलोगे, आपको बताया गया है बेटा स्मॉल n क्या चीज है, नंबर डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है ना बेटे। n क्या है, नंबर डेंसिटी है। E क्या है बेटा, वो तो एक कांस्टेंट है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। टाउ क्या चीज है बेटा, रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। हम पहले ही इसको डिफाइन कर चुके हैं, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये हम पहले से जानते हैं। और m क्या है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, आ रही बात समझ में। और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटे आप क्या देख पा रहे हो कि जो N है वो एक
कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक मटेरियल अगर आपने लिया है तो आपको पता है कि उसका जो नंबर डेंसिटी होता है वो फिक्स होता है, क्योंकि नंबर डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड सॉरी मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो जो भी हमने मटेरियल लिया है ना, मान लो हमने कॉपर का कंडक्टर लिया है तो उसका जो नंबर डेंसिटी है वो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमने एल्यूमिनियम का लिया है तो एल्यूमिनियम का जो नंबर डेंसिटी है वो फिक्स होगा। तो बेटा एक गिवन मटेरियल के लिए n क्या है, कांस्टेंट है, E की वैल्यू भी पता ही है, कांस्टेंट होता है, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ये भी एक फिक्स टेम्परेचर पर क्या रहता है, सेम रहता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स रहता ही है। ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। तो जब ये सारी चीजें कांस्टेंट है तो हम इस कांस्टेंट को एक कोई नाम दे सकते हैं बेटा, इस कांस्टेंट को कोई नाम दे सकते हैं। तो ये J इक्वल्स टू, हम इस कांस्टेंट को बोलते हैं बेटा सिग्मा, तो सिग्मा इंटू ई हो गया, ठीक है। J बराबर क्या हो गया, सिग्मा इंटू ई, वेयर दिस J इज करंट डेंसिटी एंड दिस सिग्मा जिसको हमने कांस्टेंट माना इसको कहा जाता है बेटा कंडक्टिविटी। क्या कहा जाता है, कंडक्टिविटी, ठीक है। और E क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या समझ में आया बेटा, J और सिग्मा के, J और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, J बराबर सिग्मा E होता है, ठीक है, J बराबर सिग्मा E होता है। ये बहुत फेमस रिलेशन है बेटा, और आपको जान करके आश्चर्य होगा, है ना। आपको अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि ओम्स लॉ पढ़ा है आपने, तो आप सब बोलोगे कि हाँ सर हमने ओम्स लॉ पढ़ा है। कौन सी क्लास में पढ़ा है, बोलोगे सर 10th में ही तो पढ़ा है ना, 10th में हमने ओम्स लॉ पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपने ओम्स लॉ, तो सब बोलेंगे सर V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, सब पढ़ेंगे V इक्वल्स टू आई इंटू आर, जो है ना वो ओम्स लॉ होता है। बट आपको जानकर हैरानी होगी, एक्चुअल में जो ओम्स लॉ है ये है, दिस इज द ओम्स लॉ। इसी को फिर मॉडिफाई करके हम V इक्वल्स टू आई आर लाएंगे, ठीक है। तो ये V क्या है, ओम्स लॉ है, ठीक है, इसको कहते हैं ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ के ही ये रूप हैं। तो J इक्वल टू सिग्मा E, जिसमें J क्या है, करंट डेंसिटी, सिग्मा क्या है बेटा, कंडक्टिविटी है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बोलोगे ये सर कंडक्टिविटी कौन सी चीज है, कंडक्टिविटी कौन सी चीज है, तो बेटा आपको जैसा मैंने बोला कि कंडक्टर क्या करता है, करंट को कंडक्ट कराता है, करंट को पास कराता है ना, और इंसुलेटर करंट को पास नहीं कराता है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी को आप क्या बोल सकते हो, कंडक्ट करने की एबिलिटी। जिसकी कंडक्टिविटी हाई है, यानी उसके चार्ज को कंडक्ट कराने की एबिलिटी ज्यादा है, तो वो एक अच्छा कंडक्टर होगा। तो जिसकी सिग्मा ज्यादा, जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा, दैट इज गुड कंडक्टर, ठीक है। जिसकी सिग्मा कम है ना, जिसकी कंडक्टिविटी कम, वो क्या है बेटा, बैड कंडक्टर है, वो गुड कंडक्टर नहीं है। आ रही बात समझ में, तो सिग्मा आपको समझ में आ गया, इसको क्या कहते हैं, हम कंडक्टिविटी कहते हैं। तो J बराबर क्या हो गया बेटा, सिग्मा इंटू E, ठीक है। तो J के दो रिलेशन अपने पास आए, या तो J बराबर आप क्या लिख सकते हो, NEVD लिख सकते हो, एंड या फिर J बराबर क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू E लिख सकते हो, जिसमें सिग्मा की वैल्यू क्या है भैया, सिग्मा हमने किसको माना था, देखो तो इसी को तो सिग्मा बोला था, है ना, इसी को हमने सिग्मा बोला था। तो दिस सिग्मा जिसको हमने बोला कंडक्टिविटी, वो कितना है बेटा, किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये है एनी स्क्वायर टाउ बाय एम, है ना, दिस वैल्यू इज एनी स्क्वायर टाउ बाय एम। तो जैसे दिख रहे हो बेटे, कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रहा है, एन यानी नंबर डेंसिटी पर, और टाउ यानी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ई और एम तो कांस्टेंट है। तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है बेटा, नंबर डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम पर। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, तो आप क्या बताओगे, चलिए आइए देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी। तो पहली चीज बेटा मटेरियल, क्यों, क्योंकि बेटे अलग अलग मटेरियल के लिए, है ना, अलग अलग मटेरियल के लिए जो n है ना, नंबर डेंसिटी, दिस नंबर डेंसिटी क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा, क्योंकि ये क्या बताता है, नेचर ऑफ कंडक्टर बताता है, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, है ना। कोई बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, जैसे सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, देन एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब इस तरीके के होते हैं। सारी बात समझ में, तो ये हमें मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो पहला चीज क्या हो गया बेटा, मटेरियल हो गया, एंड दूसरा चीज है आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम।
एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जैसा हमने बोला था कि भैया टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, टेम्परेचर घटेगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा। यानी जो टाउ है, टाउ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, दैट्स व्हाई है ना सिग्मा यानी कंडक्टिविटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो दूसरा जो फैक्टर हो जाता है वो है टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर हो जाता है वो है टेम्परेचर। आ रही बात समझ में? ये दो फैक्टर है जिस पर अपनी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। आ रही बात समझ में? अब चलो बेटे आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हमने डिस्कशन किया बेटा, उसमें क्या आपके मन में एक सवाल उठा? वो सवाल ये है कि सर आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप जब पहले चैप्टर में थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में थे, तो कहा करते थे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। मैं बोला करता था बेटा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अब आप कह रहे हो कि उस कंडक्टर के अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर रहे हो और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, है ना बेटे? उस इलेक्ट्रॉन्स के कारण हमारे उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमारे कंडक्टर्स क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? मूव हो रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट हो गया जबकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो बेटे अपने दिमाग को क्लियर करो, है ना, पूरी क्लैरिटी के साथ ये चीज समझो कि जो मैं पहले कहा करता था वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात होती थी जो उस कंडक्टर के खुद के कारण है। ठीक है, उस कंडक्टर के चार्ज के कारण अगर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो अंदर में अभी भी क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है वो एक्सटर्नल फील्ड है ना, जो हमने बैटरी के कारण लगाया है। ठीक है, बैटरी के कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। कहने का सेंस है कि जब तक जो कंडक्टर है उसमें कोई करंट पास नहीं होता, जब तक कंडक्टर के थ्रू करंट 0 होता है तब तक उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसके अंदर करंट पास हो रहा है तो पक्का पक्का जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। आ रही बात समझ में? ठीक, तो पहले जो बातें होती थी वो किस पर थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर थी। इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में है तो करंट फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, तो वहां करंट फ्लो नहीं होता था, है ना। उस सिचुएशन में आपका अंदर फील्ड हमेशा 0 होता था। यहाँ पर क्या है? हम फील्ड अप्लाई कर रहे हैं अंदर में, कंडक्टर की वजह से नहीं है, वो तो हमने बाहर से लगाया है। हमारी बात समझ में? टेंजेंशियल फील्ड हमने उसमें डेवलप किया है। क्लियर है? तो इस चीज में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। हमारी बात समझ में? चलिए अब हम J इक्वल टू सिग्मा ई आ गया बेटा, ये बात समझ में आ गया। तो जैसा मैंने आपको बोला बेटे कि हम बात कर रहे हैं ओम्स लॉ की, ओम्स लॉ जिसका एक रूप अभी आपने देखा, ओम्स लॉ। अब देखो बेटा जैसे कि ये कंडक्टर है, अगर हमने इससे क्या किया है? बैटरी कोई चीज नहीं जोड़ी है, सेल वगैरह कुछ नहीं जोड़ा है, तो इसके अंदर फील्ड क्या है? 0 है। तब इसके अंदर फील्ड क्या है? 0 है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको है ना एक बैटरी से जोड़ देते हैं तो क्या होता है बेटा? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? यहाँ पर अंदर में सेट हो जाता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में सेट हो जाता है, ध्यान रखना। और मान लो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा? V है, क्योंकि हमने जो बैटरी लगाया, जो हमने सेल लगाया है, उसकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V है। तो बेटे इसके दोनों एंड्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा? V पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और अगर मान लो इसका लेंथ जो है वो L है, इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है? L है। अगर आ रही बात समझ में? तो बेटे इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कितना होगा? तो आपने कैपेसिटर, जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ रहे थे तो वहां पर शायद आपने देखा होगा कि E बराबर क्या होता था? V इंटू डी V बराबर क्या होता था? E इंटू डी होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस होता था। तो E बराबर क्या होगा बेटा? V बाई डी होगा कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ भी होता है, डिस्टेंस भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होगा वो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा V, और इनके बीच का लेंथ कितना है? L है ना। तो बेटे यहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट मिलती है
वोल्ट इसका हो गया और मीटर इसका हो गया, तो वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो सकता है। एक और यूनिट क्या होता था बेटा, न्यूटन पर कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम भी वोल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है और वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है, ध्यान रहे। आधी बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया बेटा, E बराबर V/L हो गया, अच्छे से समझा आपने। अब बेटे चूंकि अभी अभी आपने निकाला J बराबर क्या होता है, सिग्मा इंटू E होता है, ठीक है, J बराबर सिग्मा इंटू E होता है, और J क्या चीज था, करंट पर यूनिट एरिया, तो J बराबर हम I/A लिख सकते हैं, और सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी अभी देखो हमने क्या लिखा, V/L लिखा, तो देयरफॉर V इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, I है ना, 1/सिग्मा, L ऊपर चला जाएगा और अपॉन A हो जाएगा, ठीक है, यानी V इक्वल टू हो गया I/L/सिग्मा A, ऐसा हो गया बेटा V इक्वल्स टू। अभी तक की बातें हमें अच्छे से समझ में आ रही है, कुछ दिक्कत नहीं है? ठीक बेटे, तो V इक्वल टू आया I इंटू L/सिग्मा इंटू A, ओके। अब इसमें जो 1/सिग्मा है बेटा, ये जो 1/सिग्मा है इसको अलग कर लिया हमने, बच गया क्या बेटा, L/A। तो ये क्या चीज हो गई बेटा, सिग्मा क्या था, कंडक्टिविटी था, तो ये कंडक्टिविटी का क्या हो गया, रेसिप्रोकल। ये जो रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी है ना, इसको हम एक अलग अलग टर्म डिफाइन करते हैं, दैट टर्म इज रेजिस्टिविटी, दैट टर्म इज रेजिस्टिविटी व्हिच इज इंडिकेटेड बाय रो, ठीक है, व्हिच इज इंडिकेटेड बाय रो। चलो यहां मैं लिख ही लेता हूं, रेजिस्टिविटी क्या हो गया बेटा, रेजिस्टिविटी अभी अभी के आधार पर हम कह सकते हैं इट इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है, यानी रो इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/सिग्मा, ठीक है, रो इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/सिग्मा। तो बेटे जो ये 1/सिग्मा है उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं। आगे हम और जानेंगे कि रेजिस्टिविटी और डिटेल में क्या चीज है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, V इक्वल्स टू I, इधर क्या हो गया, रो L/A, रो L/A, ठीक है बेटे, सारी बात समझ में। अब देखो जो रो है यानी रेजिस्टिविटी है, अगेन ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है। L लेंथ ऑफ कंडक्टर है, A क्या है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, A क्या चीज है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो बेटे अगर हमने एक कंडक्टर ले ली है, अगर हमने एक कंडक्टर बना लिया है, ठीक है, तो उसका एरिया क्या हो गया, फिक्स हो गया, उसका लेंथ क्या हो गया, फिक्स हो गया, मटेरियल क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो जो रो है, जो L है, जो A है, ये सारी चीजें क्या हो गई, फिक्स हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो हम इनको क्या करते हैं बेटा, एक कांस्टेंट मान लेते हैं, है ना, इनको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, और इस कांस्टेंट को कहा जाता है R यानी रेजिस्टेंस, R यानी रेजिस्टेंस, ठीक है बेटे। तो इन सब के बदले हम क्या लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि R हमने क्या माना, रो L/A को ही हमने R माना, तो उसके प्लेस पर हम ये रख सकते हैं, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू R हो जाएगा। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ जो कि ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, ओम्स लॉ का ये फॉर्म ज्यादा पॉपुलर है, हालांकि बेसिक वो है लेकिन ये ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये बचपन से आपको पढ़ाया जाता है, वो अभी आप हायर क्लास में आए हो तब आपको पता चल रहा है, J बराबर सिग्मा इंटू E। तो ये दो रूप हो गए बेटे, J बराबर सिग्मा E इज ऑल्सो ओम्स लॉ एंड V इक्वल्स टू IR इज ऑल्सो ओम्स लॉ, क्योंकि इसी से मैंने इसको लाया है ना बेटे, इसी से मैंने इसको लाया है। तो V इक्वल्स टू I इंटू R हो गया, जिसमें R क्या था, कांस्टेंट था। तो ओम साहब ने क्या कहा, उन्होंने जो अपना लॉ दिया उसमें उन्होंने क्या कहा, उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, ओम्स लॉ, ठीक है। तो बेटे R अगर कांस्टेंट हो जाएगा, V और I के बीच में क्या रिलेशन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इनका कहना था कि किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज के, ठीक है। द करंट फ्लोइंग थ्रू, द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर
is directly proportional to ठीक है, the current flow through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its terminals, applied across its terminals. आ रही बात समझ में? that is V is directly proportional to I, है ना? therefore V इक्वलिटी का साइन देंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या यूज करते हैं? R, तो V इक्वल्स टू IR, ऐसा आ गया बेटा, है ना? V इक्वल टू IR इस तरीके से आ गया अपने को। तो ये है बेटा ओम्स लॉ, समझ गए? दिस इज ओम्स लॉ। अब बेटे सवाल उठता है कि ये जो ओम्स लॉ है वो किस टाइप का लॉ है? क्या ये यूनिवर्सल लॉ है? क्या ये हर समय यूज होता है? क्या हर चीज पे लागू होता है? हर सिचुएशन में लागू होता है? नहीं, ठीक है, ये एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है। क्रॉस इट्स टर्मिनल्स, यहाँ पर एक और लाइन जोड़ सकते हो आप, अंडर सर्टेन कंडीशन, मतलब ये हमेशा लागू नहीं होता, कुछ कंडीशन में ही लागू हो सकता है, हमेशा नहीं लागू होगा, ठीक है? तो इससे ये साबित हो जाता है बेटा कि ये एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है, है ना? ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये हमेशा लागू नहीं होता है, ठीक है? ओके, चलिए, तो भैया कब लागू होगा, कब नहीं लागू होगा, इस बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, जहां पर मतलब जैसे जो ऐसे कंपोनेंट्स हैं या जो ऐसे डिवाइसेस हैं जो ओम्स लॉ पर काम करते हैं और जो नहीं करते हैं, इस तरीके से हम दो कैटेगरी बना लेते हैं। एक जो फॉलो करेगा हम उसे ओमिक डिवाइस कहते हैं, और जो नहीं फॉलो करता है हम उसे नॉन ओमिक डिवाइस कहते हैं, ठीक है बेटे? और जैसा मैंने बोला ये हर कंडीशन में फॉलो नहीं करता, तो कौन से कंडीशन में ये फॉलो करेगा और कौन से कंडीशन में फॉलो नहीं करेगा, ठीक है? या हम इसे टॉपिक का नाम दे सकते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है बेटे? लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो बेटे एट वेरी हाई वोल्टेज और करंट इट इज नॉट वैलिड, ठीक है? बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज या करंट पर ये लागू नहीं होता है। दूसरी बात, एट वेरी हाई और एट वेरी लो टेम्परेचर इट इज नॉट वैलिड, तो आपको समझ में आ गया कि किन सिचुएशंस में ये वैलिड नहीं होते हैं, ठीक है? तो जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो या बहुत कम टेम्परेचर हो तो ये वैलिड नहीं होता है, और अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज या बहुत ज्यादा करंट है तो भी ये वैलिड नहीं होता है। आ रही बात समझ में? अब देखो बेटे, अब जैसा कि मैंने बोला कि कुछ चीजें जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो कर सकती है और कुछ चीजें ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर सकती है। तो इस बेसिस पर हम डिवाइसेस को, कंपोनेंट्स को, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है? तो एक को कहते हैं बेटे ओमिक डिवाइस, ठीक? तो क्या हो जाएगा बेटा इसका? दोज डिवाइसेस which obey Ohm's law are called ohmic device, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जो कंडक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ओमिक होते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। रेजिस्टर्स होते हैं, रेजिस्टर्स वो भी फॉलो करते हैं। दूसरा नॉन ओमिक डिवाइस, ओके? दोज
those devices which do not obey Ohm's law is called non-ohmic device. इसके एग्जाम्पल्स है बेटे डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रायोड एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी चीजें भी आप पढ़ोगे बेटे जब आप सेमीकंडक्टर नाम के चैप्टर पढ़ोगे, तो वहां ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ये सब जो है वो ओमिक डिवाइस नहीं होते हैं, नॉन ओमिक डिवाइस होते हैं। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। V इक्वल्स टू आई आर नहीं होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं होगा। यानी जो ओमिक डिवाइस होगा बेटा उसमें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा, और जो नॉन ओमिक होंगे वहां पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं होगा। ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं होगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है? इससे हम क्या कर सकते हैं, ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइस पता कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बातें बेटे? अब आइए तो अभी तक जो हमने पढ़ा इसमें क्या सीखा बेटा कि V इक्वल्स टू आई आर होता है अगर ओमिक डिवाइस है तो, है ना। V इक्वल्स टू आई आर होता है, जिसमें इस R को हमने क्या कहा, रेजिस्टेंस कहा। इस R को हमने क्या कहा, रेजिस्टेंस कहा। ठीक है, तो क्या है ये रेजिस्टेंस आखिर, है ना, क्या है ये आखिर रेजिस्टेंस? तो बेटे ये किसी भी कंडक्टर की वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, जो जन्म से उसके साथ है। ठीक है, तो हर कंडक्टर की एक जन्मजात प्रॉपर्टी होती है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि उससे जब भी कोई चार्ज पास करने की कोशिश करेगी, करंट फ्लो करने की कोशिश करेगी, तो ये उसका अपोज करने का कोशिश करेगा। ठीक है, ये उसको अपोज करने को ट्राई करता है। इसकी टेंडेंसी ही अपोज करने की होती है, किसके, चार्ज के फ्लो की, किसके, करंट के फ्लो को। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को, ये जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है रोकने वाली, ठीक है, इसे ही हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम इसको? कह सकते हैं द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज और करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी of material to resist means oppose। ठीक है, the inherent property of material to resist the flow of charge or current is called resistance, is called resistance। ठीक है बेटे, तो इसको हम कैसे शो करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। ठीक है, तो चूंकि आपने क्या पढ़ा बेटा, V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो ऑब्वियसली R अपॉन क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I, है ना बेटे। R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I हो जाएगा। अगर मुझसे पूछा जाए कि बेटे इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सॉरी यूनिट क्या होगा, तो इसका SI यूनिट हो जाएगा बेटे, बताइए बताइए, SI यूनिट है ना, वोल्ट हो जाएगा इसका, और इसका क्या होता है बेटा, एम्पियर, है ना, वोल्ट पर एम्पियर। तो इट्स SI यूनिट इज वोल्ट पर एम्पियर, और इस चीज को ही कहा जाता है बेटा ओम। क्या कहा जाता है, ओम। ठीक है, और ओम, और ओम का सिंबल होता है बेटा दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्ट पर मीटर और ओम। ठीक है, वोल्ट पर मीटर और ओम। अच्छे से समझ में आया बेटा? ठीक है, तो ये इसका SI यूनिट होता है। अगर हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें बेटे, सभी बता सकते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला इज, तो जैसा कि आपको पता है बेटा,
वोल्ट क्या होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हम V को क्या लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और यहाँ क्या है करंट। ठीक है, तो बेटे वर्क डन का आपको पता है ml² t-2 होता है, Q का AT होता है और I का A होता है। तो क्या हो गया देखो, ml² t ऊपर जाकर के -3 और A का क्या हो जाएगा बेटा -2। सो डायमेंशनल फार्मूला इज ml² t-3 A -2। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। कैसी क्वांटिटी है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, आ रही बात समझ में, क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए अब बेटे रेजिस्टेंस क्या है वो तो हमें समझ में आ गया है ना। अब हमें अगर ये पूछा जाए कि रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, क्या बोलोगे, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं। So we will talk about the next topic, factors affecting resistance, factors affecting resistance। पहला तो बेटे जैसे कि आपको देखो, आपने क्या देखा, R इक्वल्स टू क्या है, V/I है। तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में गूंजेगा कि सर R जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I है। ठीक है, R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I है। ठीक है, इस तरीके से डिपेंड कर रहा है ना। तो वोल्टेज बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और करंट घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ऐसा आपके दिमाग में आएगा। बट ये सरासर गलत है, ये पूरी तरीके से टोटली गलत है। ठीक है, क्या है ये, टोटली गलत है। तो क्यों गलत है, तो इसके लिए वापस आप ओम्स लॉ पे जाओ। ठीक है, तो ओम्स ने क्या कहा बेटा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, फिर हमने बोला कि V इक्वल्स टू IR, क्योंकि R हमने क्या लिया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिया है ना। R को क्या लिया हमने, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिया। तो इसको हमने क्या माना है, कांस्टेंट माना है, यानी V और I पे कहां डिपेंड करेगा, ये V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, है ना, V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, बिकॉज V एंड I आर प्रोपोर्शनल, है ना, V एंड I आर प्रोपोर्शनल। तो V और I अगर बढ़ेगा तो जिस रेशियो में V बढ़ेगा उसी रेशियो में I बढ़ेगा, तो R तो कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स कि वोल्टेज या करंट पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ा मिस्टेक है। अगर आप अच्छे से इसको नहीं समझेंगे तो आप भी ये मिस्टेक करेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार बोलता हूं कि रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज या करंट पर डिपेंड नहीं करता है, तो फिर किस पर डिपेंड करता है। तो हमने अभी देखा था बेटा कि रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला हम लेकर के आए थे, रो इंटू एल अपॉन ए। आर किसको माना था हमने, रो इंटू एल अपॉन ए। तो ये जो रो है, एल है, ए है, ये सब किसका है, कंडक्टर का है। जो भी हमने कंडक्टर लिया है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसकी लंबाई और वो किस मटेरियल का है ना, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें कब डिसाइड होगी, जब आप उसको बना रहे हो, जब आप उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। तो ये सारी जो मतलब रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो कंस्ट्रक्शनल पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है कि हमने उसको किस चीज से बनाया, किस टाइप का बनाया, क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, क्या लेंथ दिया है, क्या मटेरियल यूज किया। तो दे आर द कंस्ट्रक्शनल पैरामीटर। ठीक है, हमारी बात समझ में, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है, ना कि वोल्टेज या करंट पर डिपेंड करता है। ये चीज अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो पहला चीज क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, पहला चीज क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। यहां से हमें क्लैरिटी के साथ दिख रहा है बेटा कि लेंथ जो होता है, सॉरी रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। देखो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो जितना बड़ा लेंथ होगा बेटा, है ना, उतना बड़ा क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस होगा, है ना। लेंथ हम अगर कंडक्टर का बड़ा लेंगे, 1 मीटर का वायर है, उसी को हम 2 मीटर का वायर लेंगे सेम मटेरियल का, तो हमारा रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, है ना। तो लेंथ डबल करने से रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
यहाँ से हमें समझ में आ रहा है। देन सेकंड चीज जो आपको दिखाई दे रहा है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और वो कैसे डिपेंड कर रहा है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो सेकंड फैक्टर हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत पूछा जाता है बेटा, है ना, थ्योरी में भी ये बहुत पूछा जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी ये बहुत आएंगे, ठीक है। तो बेटे रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ उल्टा इफेक्ट होगा बेटा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो इससे हमें ये साबित होता है बेटा, इससे आप मुझे ये बताओ कि अगर एक थिन वायर है और एक थिक वायर है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। थिन वायर और थिक वायर में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ऑफ थिन वायर कि रेजिस्टेंस ऑफ थिक वायर। अगर सेम लेंथ है, सेम मटेरियल है तो क्या होगा बेटा, तो जैसा मैंने आपको बताया है ना, थिक वायर मतलब मोटा, मोटा मतलब ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थिन वायर मतलब पतला, पतला मतलब कम क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, थिन वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो ध्यान रखें, थिन वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होता है। क्यों, क्योंकि एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दो फैक्टर समझ में आ गया बेटा। तीसरा चीज क्या दिख रहा है इसमें, तीसरा चीज दिख रहा है रेजिस्टिविटी। तीसरा चीज क्या दिख रहा है, रेजिस्टिविटी। अब बेटे रेजिस्टिविटी हमने अभी अभी देखा था, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लाया था, क्या चीज था, रो बराबर क्या था बेटा, m बाय एनी स्क्वायर टाउ, ठीक है। क्या चीज था, m बाय एनी स्क्वायर टाउ, ठीक है। ये था कि नहीं, क्यों, क्योंकि हमने इसको क्या बोला था, रो क्या चीज है, 1 अपॉन सिग्मा है, ठीक है। रो क्या है, 1 अपॉन सिग्मा है ना, रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा। और सिग्मा का क्या निकाला था हमने, एनी स्क्वायर टाउ बाय m। तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये आएगा कि नहीं, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी आपका क्या होता है, m बाय एनी स्क्वायर टाउ होता है। क्लियर है। तो बेटे रो जो है नंबर डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है और मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है, सॉरी रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ये चीजें तो क्या है, कांस्टेंट होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, तो n और टाउ पे डिपेंड करता है। अब ये n क्या चीज है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। अगर गुड कंडक्टर होगा उसमें नंबर डेंसिटी ज्यादा होगा, बैड कंडक्टर होगा उसमें नंबर डेंसिटी कम होगा। और टाउ क्या है बेटा, रिलैक्सेशन टाइम है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है, जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो चूंकि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, मटेरियल एंड टेम्परेचर, तो अल्टीमेटली रेजिस्टेंस भी इन चीजों पे डिपेंड किया, है ना। तो तीसरा चीज हो जाएगा बेटा, तीसरा चीज हो जाएगा, थर्ड फैक्टर हो गया हमारा मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। कैसे बेटा, कैसे, तो अगर गुड कंडक्टर होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, है ना बेटे। गुड कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और बैड कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। तो गुड कंडक्टर तो R क्या होगा बेटा, लो होगा। बैड कंडक्टर वाला जो मटेरियल होगा उसका R क्या होगा, हाई होगा। ये समझ में आ गया अपने को। देन फोर्थ क्या हो जाता है बेटा, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, सॉरी टेम्परेचर, ऐसी सिर्फ टेम्परेचर, हाँ। तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है कि मटेरियल किस मटेरियल पर है। किसी मटेरियल पर टेम्परेचर का इफेक्ट पॉजिटिव होता है तो किसी पर टेम्परेचर का इफेक्ट नेगेटिव होता है। यानी कुछ मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और कुछ मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस घट जाता है, यानी उल्टा इफेक्ट होता है। तो ये हमें मटेरियल वाइज देखना पड़ेगा कि हमारा मटेरियल कंडक्टर है, हमारा मटेरियल इंसुलेटर है, हमारा मटेरियल सेमीकंडक्टर है। जैसा रहेगा उसके हिसाब से टेम्परेचर पर उसकी डिपेंडेंसी होती है, जो हम धीरे धीरे से सीखते चलेंगे, ठीक है, कि कंडक्टर पे क्या इफेक्ट होता है, इंसुलेटर पे क्या इफेक्ट होता है, एलॉय होता है उस पर क्या असर होगा। तो ये सारी चीजें हम देखते चलेंगे। अभी फिलहाल हमें ये समझ में आया कि रेजिस्टेंस जो है वो 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है, उसके लेंथ पर, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, उसके टेम्परेचर पर और उसके मटेरियल पर। ये 4 चीजों पर डिपेंड करता है। आनी बात समझ में। तो
रेजिस्टेंस आपका क्लियर हो गया। अब देखो बेटा इधर ओम्स लॉ हमने सीखा। ओम्स लॉ में हमने क्या सीखा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। मतलब ये हमें क्या सिखाता है, वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन सिखाता है। तो अगर हम ये चाहें कि एक ग्राफ ड्रॉ कर सके वोल्टेज और करंट के बीच में, किसी सर्किट से हमने जो भी वोल्टेज लगाया है और उसमें जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसके बीच में अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ कर सके तो उस ग्राफ को क्या कहते हैं, तो उस ग्राफ को कहते हैं बेटा VI ग्राफ। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, VI ग्राफ, या फिर इसे कहते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, VI ग्राफ या फिर VI कैरेक्टरिस्टिक। इस चीज को देखिए। तो बेटे VI ग्राफ या VI कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सिंस या मतलब इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा बेटा, द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन voltage across the conductor and current flowing through it is called VI ग्राफ। ठीक है, क्या कहलाता है ये, VI ग्राफ कहलाता है। आगे बात समझ में बेटे। तो हमें क्या करना है बेटे, एक एक्सिस पर हमें क्या लेना है, V लेना है, और एक एक्सिस पर क्या लेना है, I लेना है। इस पे जो भी ग्राफ आएगा उसे हम VI ग्राफ कह देंगे या VI कैरेक्टरिस्टिक कह देंगे। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। अब सवाल उठता है कि जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो उस ग्राफ से हमें कुछ ना कुछ मिलता है, उससे हमें कुछ तो फायदा होता है। कभी हम दो ही चीज तो कर सकते हो बेटा, आप किसी भी ग्राफ से आप दो चीजें कर सकते हो, या तो उसका आप स्लोप निकाल सकते हो या तो उसका एरिया निकाल सकते हो। अगर आप स्लोप निकालते हो तो क्या करते हो, डिवाइड करना होता है। अगर आप एरिया निकालते हो तो आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है बेटे, तो अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालूं, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं सिग्निफिकेंस की, सिग्निफिकेंस ऑफ VI ग्राफ या VI कैरेक्टरिस्टिक। तो इससे हमें क्या मिलता है बेटा, द स्लोप ऑफ VI ग्राफ विथ करंट एक्सिस गिव्स। तो बेटे बताओ स्लोप मतलब क्या, tan थीटा है ना बेटे, tan थीटा, और tan थीटा यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, V, और बेस क्या होगा, I, है ना। तो बेटे बताओ V अपॉन I क्या चीज होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो देखो क्या समझ में आया हमें यहाँ पे कि इसका जो स्लोप है VI ग्राफ का वो हमें क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। तो द स्लोप ऑफ VI ग्राफ विद करंट एक्सिस गिव्स रेजिस्टेंस। तो बेसिकली हमें इससे क्या मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है, यानी R मिलता है। स्लोप ऑफ VI ग्राफ क्या देता है आपको, रेजिस्टेंस देता है। इस बात को दिमाग में बिठा लेना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसके साथ स्लोप देखना है, तो हमेशा करंट एक्सिस के साथ देखेंगे। ठीक है, अगर मान लो हमारा स्लोप ऐसा आता है तो हमें ये एंगल किसके साथ देखना है बेटा, ये इसके साथ देखना है, इसका tan थीटा हमें लेना है। ठीक है, करंट एक्सिस के साथ। कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या करेगा, करंट इधर दे देगा, वोल्टेज इधर दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमें वो करंट लेना है जो करंट एक्सिस, वो थीटा लेना है जो करंट एक्सिस के साथ बन रहा है। ठीक है, इस चीज में जरा भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर, ये हो गया बेटा आपका सिग्निफिकेंस इसका। अब जैसा कि हमने बोला बेटा कि दो तरह की डिवाइसेस हो सकती हैं, एक होता है ओमिक डिवाइस, एक होता है नॉन ओमिक डिवाइस। ओमिक डिवाइस वो होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, एंड नॉन ओमिक डिवाइस वो होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो अगर हम ओमिक डिवाइस का VI ग्राफ बनाए, VI कैरेक्टरिस्टिक बनाए, वो कैसा बनेगा, और नॉन ओमिक डिवाइस है तो उसका VI ग्राफ कैसा बनेगा। चलिए आइए बात करते हैं।
VI ग्राफ ऑफ ओमिक डिवाइस। तो बेटे चूंकि आपको पता है कि VI ग्राफ मतलब ओमिक डिवाइस में ओम्स लॉ फॉलो होता है, और ओम्स लॉ फॉलो होता है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, I होगा। और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है वहां पर ग्राफ कैसा बनता है बेटा, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। आ रही बात समझ में? और अगर आपका स्ट्रेट लाइन मिलेगा तो बेटे आपका जो ये अगर मान लो आपको थीटा आता है ना, ये अगर आपको थीटा मिलता है तो आपका जो r है वो क्या हो जाएगा, इसका स्लोप लेना है ना, यानी tan थीटा लेना है। जो भी थीटा होगा वो आप ले लोगे। तो मान लो हमने यहाँ पर लिया है 30 डिग्री, क्या हो जाएगा बेटा रेजिस्टेंस, अभी के केस में tan 30 हो जाएगा। tan 30 कितना होता है बेटा, 1/√3। तो यहाँ पर आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3 ओम हो जाएगी। ठीक है, 1/√3 ओम हो जाएगी। तो दिस इज द VI ग्राफ ऑफ ओमिक डिवाइस। तो यहाँ से समझ में आता है बेटा कि कभी भी ओमिक डिवाइस है तो उसका जो VI ग्राफ है वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन स्लोप बनेगा। ठीक है, तो नोट करके लिख लेंगे बेटे, VI ग्राफ ऑफ ओमिक डिवाइस इज स्ट्रेट लाइन स्लोप। ठीक, ये हो गया। अब अगर ओमिक नहीं रहा तो, नॉन ओमिक रहा तो देखते हैं। VI ग्राफ ऑफ नॉन ओमिक डिवाइस, नॉन ओमिक डिवाइस। ठीक है, क्लियर है, VI ग्राफ ऑफ नॉन ओमिक डिवाइस। तो बेटे इसमें क्या होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं होगा। जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं होगा बेटा तो स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता, और स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता तो बाकी कुछ भी हो सकता है, कर्व्ड हो सकता है। स्ट्रेट नहीं होगा तो क्या होगा, कर्व्ड होगा। तो इसमें जो VI ग्राफ है ना वो कैसा बनेगा बेटा, कर्व्ड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ग्राफ बनेगा V और I के बीच में वो कुछ इस तरीके का कर्व्ड होता है। ठीक है, कैसा बनता है, कर्व्ड बनता है। तो हमेशा याद रखें नोट करके कि VI ग्राफ फॉर नॉन ओमिक डिवाइस इज कर्व्ड लाइन। ठीक है, नॉन ओमिक डिवाइस के लिए क्या होता है, कर्व्ड लाइन होता है। ये बातें हमें समझ में आ गई। अभी तक जो हमने चीजें सीखी है बेटा उसके ऊपर अब हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। तो बेटे अभी तक इस चैप्टर में हमने सीखा, पहला करंट निकालना सीखा बेटा। करंट के लिए क्या सीखा, Q/T एक सीखा, NE/T दूसरी सीखा। ठीक है, I बराबर dQ/dt तीसरा सीखा, I इक्वल्स टू ΔQ/ΔT, है ना। ये चार हमने जो है करंट निकालने के तरीके सीखे। ठीक है, देन दूसरा हमने चार्ज निकालने के तरीके सीखे कि dQ बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन I dt होगा। ये चार्ज निकालने का तरीका सीखा हमने। ठीक है, देन हमने तीसरी चीज ड्रिफ्ट वेलोसिटी सीखी कि भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है E/m इंटू टाउ होता है। चौथी चीज़ क्या सीखा, I इक्वल्स टू NEAVD होता है। पांचवी चीज़ क्या सीखा हमने, J इक्वल्स टू I/A होता है। सिक्स्थ चीज़ हमने क्या सीखा, J इक्वल्स टू NEVD होता है। सेवेंथ चीज़ हमने क्या सीखा कि J बराबर सिग्मा इंटू E होता है। देन एट्थ चीज़ हमने क्या सीखा कि V इक्वल टू I इंटू R होता है। और क्या सीखा कि सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, NE² τ/m होता है। एंड 10वीं चीज़ हमने सीखा कि रो बराबर 1/सिग्मा होता है। एंड रो बराबर है ना, अगर सिग्मा की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो m/NE²
टाउ हो जाएगा, m/n² टाउ हो जाएगा। ये चीज़ हमने सीखा, ठीक। फिर हमने क्या सीखा बेटा, रेजिस्टेंस सीखा हमने, है ना। R बराबर क्या होता है, ρ × L/A होता है, ठीक है। तो इतने सारे हमने फॉर्मूले वगैरह सीखे हैं अभी तक के इस चैप्टर में, क्लियर है, ओके। तो इस पे हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं, हम इसके ऊपर अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है हमारी, ठीक है। इधर हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई है, ठीक है, इधर हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई है। चलिए तो इनके ऊपर कुछ सवाल लेंगे और उनको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए बेटा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि एक कॉपर वायर हैज अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ 6 मिलीमीटर ऑन अ साइड। एग्जाम्पल, ए कॉपर वायर हैज अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ of 6 millimeter on a side, 6 millimeter on a side. The wire is 10 meter long. The wire is 10 meter long and carries a current of 3.6 ampere and carries a current of 3.6 ampere. The density of free electron is 8.5 into 10 raised to 28, 8.5 into 10 raised to 28 per meter cube. Find the magnitude of पहला करंट डेंसिटी, पहला चीज क्या निकालना है, करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड यानी J का। दूसरा क्या निकालना है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा, how much time is required for an electron to travel the length of the wire, how much time is required for an electron to travel the length of the wire, ठीक है। देन बस इतना ही है, ठीक है। और कुछ गिवन है डेटा आपके पास, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, रो दिया हुआ है। रो की वैल्यू है बेटा 1.72 इंटू 10 रेज़ टू -8 ओम मीटर, 1.72 इंटू 10 रेज़ टू -8 ओम मीटर, ठीक है, ऐसा। चलिए तो क्या करना पड़ेगा अपने को, तो बेटे क्या क्या गिवन है पहले उसको लिख लें। एक कॉपर वायर हैज अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो एरिया मिल जाएगा अपने को 6 mm साइड है तो 6 मिलीमीटर का
स्क्वायर यानी 36 मिलीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 10⁻⁻6 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एरिया मिल गया। द वायर इज 10 मीटर लॉन्ग, लेंथ मिल गया बेटा 10 मीटर एंड डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन n मिल गया आपको 8.5 इंटू 10⁻28। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, पहला चीज़ क्या चाहिए बेटा J चाहिए। तो J जैसा हमने देखा था बेटा, क्या था फॉर्मूला J का NeVd है ना। J का फॉर्मूला क्या था NeVd ऐसा। ओके, और कुछ दिया है, करंट भी दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 3.6 एम्पियर, ठीक है 3.6 एम्पियर। तो J इक्वल्स टू NeVd एक होता है, दूसरा रिलेशन और होता है बेटा I/A। तो हमारे लिए कौन सा यूज़ करना आसान है, ये यूज़ करना आसान है। तो बेटे तो सिंस J इक्वल्स टू I/A, तो I के बदले हमारे पास कितना है 3.6 और एरिया यहाँ से मिल जाएगा बेटा 36 इंटू 10⁻⁻6 बेटे। इसको हटाएंगे 10 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 10⁻⁻ हुआ, ऊपर जा करके क्या हो गया 10⁻⁵, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगा बेटा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट करंट डेंसिटी। पहला पार्ट हो गया बेटा, है ना, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट आपको क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। फर्स्ट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो बेटा दूसरे पार्ट में अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो चूंकि आपके पास रिलेशन था J बराबर सिग्मा इंटू ई, है ना, J बराबर सिग्मा इंटू ई। J निकल चुका है बेटा, और सिग्मा आपको पता है 1/ρ होता है। सिग्मा आपको पता है 1/ρ होता है। तो इस सिग्मा के बदले हम क्या लिख सकते हैं 1/ρ। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा बेटा J इंटू ρ हो जाएगा, ठीक है। तो J आपके पास कितना आया 10⁵, और ρ आपके पास कितना है 1.72 इंटू 10⁻⁻8। सिंप्लीफाई करिए, ठीक है बेटे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, इधर आ जाएगा 1.72 इंटू 10⁻³ है ना, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, जो बोलना है बोल लीजिए। तो ये भी आ गया आपका। करंट डेंसिटी आ गया J बराबर 10⁵ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अपने पास 1.72 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। दूसरा क्या बोल रहा है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल द लेंथ ऑफ द वायर। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए बेटा, है ना, उसके लिए आपको ड्रिफ्ट स्पीड चाहिए, है ना, तभी आप कर पाओगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से चलता है, ड्रिफ्ट स्पीड से चलता है, ठीक। तो बेटे आपके पास क्या फॉर्मूला है, ड्रिफ्ट I बराबर क्या चीज़ था, सिंस I इक्वल्स टू NeVd, है ना। तो यहाँ से ड्रिफ्ट स्पीड मिल जाएगा आपको बेटे I/NeA। I आपके पास I/ क्या, A क्या चीज़ है बेटा J है, तो J/NE। J कितना आया आपके पास 10⁵, N कितना दिया हुआ है आपके पास 8.5 इंटू 10⁻28, है ना, और E की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो कितना हो जाएगा ये 10⁵ से तो 23 बच गया, 19 4 23 बचा, 1/8.5 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, 1 इंटू 1.6 ऐसा हो जाएगा बेटा। तो ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट स्पीड, है ना। अब ड्रिफ्ट स्पीड आ गया बेटा, तो डिस्टेंस कितना, एक साइड है ना, सॉरी कितना था इसका 10 मीटर, वायर इज 10 मीटर। तो 10 मीटर को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो भैया डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, लगा लीजिए, ठीक है। सो ड्रिफ्ट सॉरी टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा L/VD। सो L इज 10 एंड VD इज 8.45 सॉरी VD 1 है ना, तो 1 ये पूरा ऊपर चला जाएगा बेटा 8.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1.6, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 85 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁴। सिंप्लीफाई कर लीजिए, इतना सेकंड क्या होगा आपको टाइम लगेगा, ठीक है बेटे, इतना सेकंड क्या लगेगा आपको टाइम लगेगा। आ रही बात समझ में अच्छे से, ठीक है। तो आप आसानी से इन फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बेटे, ठीक है।
चलिए एक आध और प्रॉब्लम्स लेते हैं। सी नेक्स्ट एग्जाम्पल ये कह रहा है बेटा, कंसिडर अ वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर, कंसिडर अ वायर ऑफ लेंथ 0.1 meter with an area of cross section 1 millimeter square connected to 5 volt, connected to 5 volt. Find the current flowing through the metallic wire. Find the current flowing through metallic wire where mu equals to 5 into 10 raised to minus 6 5 into 10 raised to minus 6 meter square per volt per second and n की वैल्यू गिवन है 8 into 10 raised to 28 8 into 10 raised to 28 पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो बच्चे इस सवाल को हम लोग आपको करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है और मुझे बताना है डाउट सेशन में। ठीक है, डाउट सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं बच्चों। ठीक है, ओके, बाय बाय।